चलो वर्क का आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट लिखो, वर्क पर लिखो तो नोट करके लिखो। देखो, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस। वर्क डन depends upon frame of reference। फ्रेम ऑफ वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है ना। समझो पहले कैसे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, उसको हम प्रॉब्लम के हेल्प से आपको समझाते हैं, है ना। प्रॉब्लम के ही हेल्प से समझ लो तो आसानी से समझ पाओगे प्रॉब्लम के हेल्प से। देखो, यहाँ पर ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है और यहाँ पर स्मॉल एम मास का ब्लॉक है ना। ये वाला सरफेस स्मूथ है और ये वाला सरफेस रफ है। फोर्स यहाँ पर लग रहा है और कह रहा है कि सिस्टम डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर गया है। कितने डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर गया है। तो बताओ, स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शन के द्वारा बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना वर्क होगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ सिस्टम डिस्प्लेस थ्रू distance d both blocks move together। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। देन फाइंड, ए में लिखो, वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन on work by static friction on block of mass small m with respect to capital M। स्मॉल m पर स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना होगा। और बी पार्ट में लिख लो, वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। समझो, समझते हैं। समझो पहले, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा, मतलब ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और जब ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो निकालना पड़ेगा पहले। फोर्स जितना लग रहा है वो तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला दिया गया है? नहीं। कैसे निकालते हैं उसको? इक्विलिब्रियम के कंडीशन से, यही ना। तो दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है तो दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ। अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हेवी डी ऑफ स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है। इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो सीडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग गया तो कैसा फ्रेम हो जाएगा। तो इस पर सीडो लगा दो, एम इंटू ए। नॉर्मल किधर लगेगा? अपवर्ड। वेट किधर लगेंगे? और इधर स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस पर लगेगा ना, ठीक है। तो
ये किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किए, एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, यही ना। चलो, तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम क्या है, रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो फोर्स तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, एम इंटू, और ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख चुके हैं, निकाल चुके हैं। रखो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, एम एफ बाई एम प्लस। चलो, फ्रिक्शन तो निकाल लिए। अब ए पार्ट में कहता है वह सुनो। सबसे पहले बताओ कि ये ब्लॉक पर, स्मॉलर ब्लॉक पर बिगर ब्लॉक किधर की ओर फ्रिक्शन लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो, अब कह रहा है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, है ना। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो अगर वर्क डन निकालना होगा तो यहाँ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ एस। कितना सिस्टम डिस्प्लेस किया है, किसके रिस्पेक्ट में, बिगर के रिस्पेक्ट में स्मॉलर वाला का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है। इसका मतलब स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है कि मोशन में है। तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहा है। तो ये जितना जाएगा उतना ही तो ये भी जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है ना, तो बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब कॉस थीटा कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। तो बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कितना हो गया, 0। लेकिन हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं बी पार्ट में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो इधर ही की ओर लगता रहेगा, कहीं से भी देखो, क्योंकि ये रियल फोर्स है और रियल फोर्स का डायरेक्शन बदलता नहीं है फ्रेम चेंज करने से, ठीक है। अब ये बताओ, पूरा सिस्टम तो डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर गया है ना, तो यह भी डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है और ये भी डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ये पूरा ही सिस्टम डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर गया, कितने से। तो ये बताओ कि फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ये ब्लॉक भी डी गया और ये ब्लॉक भी डी गया, तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, डी। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, यही ना। तो वर्क डन जो लिखेंगे वह एफ एस डी एस कॉस 0 लिखेंगे ना। एफ एस का वैल्यू बताओ कहाँ निकाले हो, एम एफ बाई एम प्लस एम इंटू, यही ना। तो हम क्या देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि इसी स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस पर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क कितना हो गया, 0। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्क 0 नहीं हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ वर्क हुआ है ना। इसका मतलब वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। आई बात समझ में। चलो उतारो यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ये प्रूव करेगा कि वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक एलिवेटर है और एलिवेटर में यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है, और ये एलिवेटर जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कैसा वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कैसा इंक्लाइन प्लेन है, रफ, ठीक है। लिखो फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड
फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ए पार्ट में लिखो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, और बी में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन टाइम टी टाइम में। हो गया? चलो समझो, एक ऐसा फ्रेम है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल है, सीडो लगाना पड़ेगा नहीं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेंगे, मूव करने का टेंडेंसी किधर है? डाउन द प्लेन, लेकिन मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? mg का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताया है, बताओ कितना? mg, और इस डायरेक्शन में कितना होता है? अब ये सब तो याद होगा, हो गया होगा, है ना? तो सबसे पहले अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा। और फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? ये दोनों हम कैलकुलेट कर लिए, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ए समझाओ, ए पार्ट में देखो। अच्छा ये बताओ, एलिवेटर टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? या डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर इन टाइम टी सेकेंड में कितना होगा? तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यही ना? चलो अब यहाँ पर देखो, डिस्प्लेसमेंट तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट का, यही ना? टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? v इंटू टी। अब ए पार्ट में कहता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बताओ, किसके रिस्पेक्ट में? तो ये बताओ कि अगर एलिवेटर में कोई पर्सन होगा ऐसे खड़ा, तो ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखेगा कि नहीं देखेगा? जैसे एलिवेटर है, यही लिफ्ट है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, वहाँ रुका हुआ है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, हम एलिवेटर में है, तो ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा कि मोशन में दिखेगा? रेस्ट में। तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा अगर वर्क लिखोगे तो एन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। जब 0 ही हो गया तो कितना हो गया? 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो ये भी 0 हो गया। बी पार्ट में देखो, ये एंगल तो आप बता ही सकते हो, ये एंगल कितना है? 90। ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा होगा, तो ये वाला, ठीक है? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा ऐसे ही, तो ये ब्लॉक को रेस्ट में देखेगा कि ऊपर जाते हुए देखेगा? तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट देखेगा? वीटी। तो वर्क डन बाय अगर नॉर्मल फोर्स लिखे तो नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या फार्मूला होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यही हो गया। नॉर्मल का वैल्यू निकाल चुके हम, कितना? एम जी कॉस थीटा, और ये हो गया बी टी, और ये हो गया कॉस थीटा, है ना? तो ये नॉर्मल कितने हो जाएंगे? एम जी बी टी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वर्क डन बाई क्या हो गया? नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो बी पार्ट में ही वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखो, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर क्यों रहे? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना? बी टी,
और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉस थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा। तो एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा, और ये वी टी हो गया, और ये कितना हो गया? साइन थीटा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा? एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू। तो ये बताओ कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में नॉर्मल और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कितना मिला? 0। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हुआ ना। इसका मतलब वर्क किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। किस पर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। लिखो इसको, चलो नोट करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हम लोग देखे थे कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्क हुआ था, पॉजिटिव हुआ था, लेकिन बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना हो गया था? 0। तो किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो इस बात को नोट करके लिखो, वर्क डन बाय फोर्स may be positive, negative or 0. It only depends upon frame of reference। किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकते हैं। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं। आया समझ में? चलो अब आगे लिखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लिखो, हेडिंग दो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन। तो जब भी कोई वेरिएबल आ जाए तो एक ही उपाय है उसके साथ, क्या? इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिखो, इट इज गिवन बाय W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। W हो गया, फोर्स का 3 कंपोनेंट होता है, एक्स में, वाई में और जेड में, ये ना। और डिस्प्लेसमेंट का भी 3 कंपोनेंट होता है, कौन कौन? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है। अब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जानते हो ना आई डॉट आई कितने के बराबर हो जाता है? 1। तो ये दोनों को डॉट करो, कितना हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। जे डॉट जे कितना होता है? 1। तो हम बताए थे ना डॉट प्रोडक्ट कि सेम वाले यूनिट वेक्टर में 1 होता है, डिफरेंट वाले में 0 हो जाएगा। यानी डिफरेंट मतलब परपेंडिकुलर वाले में। प्लस इसका करो, एफ जेड जी डी जेड, है ना। इसका मतलब ये बता रहा है कि फोर्स जिसका फंक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी का फंक्शन होगा। इंटीग्रेट कर दोगे तो वर्क निकल जाएगा। ठीक है। चलो देखो इसका एग्जाम्पल समझो। ए फोर्स acting on particle vary with position f is equal to x square 3x square plus 4 Newton and particle
डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट 0 0 to 2 0, देन फाइंड वर्क। क्या निकालना है? वर्क। तो समझो फोर्स किसका डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है? एक्स का। तो ये वाई वाला और जेड वाला क्या हो जाएगा? 0, उसके साथ वेरी ही नहीं कर रहा है। तो वर्क का फार्मूला कितना हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से वर्क लिखें तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दो 3x² प्लस 4 और ये डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक वेरी किया है? 0 से लेकर के, चलो इंटीग्रेशन आता है, बोलो इसका कितना होगा? 3, इसका हाँ, तो x 3/3 हो जाएगा ना। पावर जितना रहता है उसमें एक ऐड कर देता हूँ, नहीं से डिवाइड करते हैं, प्लस 4 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक कैंसिल हो गया। चलो सबसे पहले अपर लिमिट रखो वेरिएबल के जगह पर। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x। और यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 2। तो रखो यहाँ पर 2 का क्यू प्लस 4 इंटू 2। अपर हो गया, लोअर डालो तो लोअर x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 प्लस। तो यहाँ से बताओ वर्क कितने के बराबर आ जाएगा? यहाँ लिख दो वर्क कितने के बराबर हो गया? यह 8 + 8 मतलब 16 जूल है ना। वर्क का यूनिट क्या हो जाता है? जूल। बना इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल vary with time F is equal to xj cap plus yi cap। and particle displaced from 0 0 to a, then find work। चलो समझो, वर्क बताना है तो वर्क डन के क्या लिखते हो बताओ तो? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो फोर्स हमें कितना दिया हुआ है? एक्स जे कैप प्लस, और डिस्प्लेसमेंट का कितने कंपोनेंट होते हैं? 3, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ये ना। तो अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो एफ डॉट डी एस आई के साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे। तो जे के साथ करो, इसका होगा ना कितना? एक्स डी वाई। आई के साथ करो वाई इंटू डी एक्स। जेड वाला से तो करोगे तो सब में 0 बताए थे ना। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। तो सेमे वाला में बचेगा ना। तो यहाँ पर एफ डॉट डी एस जो है उसको हम इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 0 से लेकर के ए तक। ये किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है ये देखो, समझो ये किसका डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन जानते हो तुम लोग? कितना होता है बताओ?
पार्शियली कर रहे हैं, एक्स का एक्स फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली कर रहे हैं मतलब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है ना। तो जैसे टी के रिस्पेक्ट में करते तो डी वाई बाई डी टी लिखते, किसी के रिस्पेक्ट में मतलब नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, डिफरेंशिएट कर दिए सेकेंड, प्लस सेकेंड को छोड़ दो, डिफरेंशिएट कर दिए फर्स्ट। तो देखो तो क्या यही वाला लिखा हुआ है, नहीं है ये वाला, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर है वह कितने के डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, कितना। तो देखो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन एक्स वाई लिख सकते हैं ना, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स, बताया हुआ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो ये दोनों रिवर्स होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, एक्स वाई, लोअर लिमिट 0 0, अपर लिमिट। सबसे पहले कौन सा लिमिट डालते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए, वाई कोऑर्डिनेट, तो अपर लिमिट डालो यहाँ पर ए इंटू ए हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालो 0 इंटू कितना हो जाएगा वर्क, ए स्क्वायर। आया समझ में। अब समझो ये कैसे समझेंगे कि इसी का इंटीग्रेशन है। तो किसी एक टर्म को पार्शियली इंटीग्रेट कर देना है, पार्शियली इंटीग्रेट कर देना है। जैसे देखो एक्स इंटू डी वाई है, इसमें वेरिएबल जो है वह डी वाई है, जिसमें डी लगा रहे ना वही वेरिएबल होता है, जिसमें डी लगा रहता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसमें डी वाई जो है वह वेरिएबल होगा। तो इसको अगर पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करो तो कांस्टेंट छोड़ दिए एक्स, और डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, वाई, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स वाई। तो किसी एक टर्म का पार्शियली इंटीग्रेट करोगे ना, वही ये लिखा हुआ है, उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। समझ में आया। इसको भी हम इंटीग्रेट करते तो कितना आ जाता, वाई छोड़ देते, वेरिएबल कौन था, डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स, तो ये कितना मिला, एक्स वाई। तो अगर जब भी ये एक्स डी वाई ऐसे फॉर्म में रहेगा तो किसी एक टर्म को पार्शियली इंटीग्रेट कर लेना, पार्शियली जो इंटीग्रेट करोगे ना उसी का ये डिफरेंशिएशन लिखा रहेगा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स होता है, कैंसिल करा कर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो उतारो इसको। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ तुम लोग, लिखो तो फोर्स acting on particle vary with time, F is equal to x square j cap plus 2x y I cap, and particle displaced from point 0 0 to AA, then find work, तो वर्क बताना है। चलो समझो, वर्क डन कैसे लिखोगे, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो गया, और फोर्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2x y, और ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, dx i कैप प्लस, दो ही लिखेंगे, जेड के तो है नहीं। अब ये दोनों में डॉट करो तो एफ डॉट डी एस अगर कहें तो आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा, तो इसका इसके साथ करो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डी वाई, इसके इसके साथ करो कितना हो गया, 2x y dx, यही ना। अब हम वर्क लिखे तो इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx। कहाँ से कहाँ तक? 0 0 से लेकर के। इसको बताओ तो ये किसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? बोलो जल्दी। क्या बताए थे? जिसमें डी लगा रहे उसका वो वेरिएबल होगा ना, तो किसी एक टर्म को पार्शियली इंटीग्रेट कर दो, आइदर ये टर्म या ये टर्म, है ना। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें कांस्टेंट कौन हो जाएगा हमारा? डी वाई। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसको छोड़ दो और डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? वाई। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो मतलब ये डिफरेंशिएशन किसका लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई का। आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसमें बताओ कौन सा वेरिएबल है? डी एक्स, मतलब एक्स वेरिएबल है। तो 2y छोड़ देंगे, 2y छोड़ दो, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई, अरे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो 2 2 कट गया, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई होगा ना। तो ये जो लिखा हुआ है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? हाँ, पहला टर्म या दूसरा टर्म, किसी को पार्शियली इंटीग्रेट करना है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको छोड़ दो, और डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया? वाई। तो ये जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है वह किसका लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर वाई 0 0 टू। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो ये 0 0 होगा, ये ए हो गया। चलो अपर लिमिट रखते हैं, यहाँ से रख ए स्क्वायर इंटू ए, इसको रखो 0 इंटू 0। तो वर्क डन कितने के बराबर हो गया? लिखो। चलो एक क्वेश्चन लिखो और इसका रिजल्ट याद रखना है। एक ब्लॉक जो है इस कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ये लेंथ एल दिया है, यह हाइट एच दिया हुआ है। कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। लिखो, ए ब्लॉक मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप then find work done by friction, find work done by friction। अब समझो यहाँ पर कि जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर क्यों लगता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इस पर टेंजेंट का डायरेक्शन तो हमेशा बदलता रहेगा। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन जो इसमें लग गया है उसका डायरेक्शन तो हमेशा बदल रहा है। तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हो गया? क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है। तो वेरिएबल का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं? इंटीग्रेशन से। तो इसमें एक छोटा सा सेक्शन लो, कर्व पार्ट में छोटा सा सेक्शन अगर लेंगे तो वह स्ट्रेट दिखाई पड़ेगा। उसी को जूम करके यहाँ दिखा देते हैं। इस पर ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा? डाउनवर्ड। इधर कौन सा लगता है फ्रिक्शन? और इधर mg का कौन सा प्रोजेक्शन हो जाएगा? cos थीटा। ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वह ds हो गया, यह एंगल थीटा है। तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ब्लॉक मूव कर रहा है
तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा ये बताओ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर लिखते हैं? म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू के म्यू दिया हुआ है, तो एफ के का जो वैल्यू होगा म्यू, और नॉर्मल का वैल्यू बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के जो एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ के इंटू डी एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस एफ के का वैल्यू रखो यहाँ पर, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस। डी डब्ल्यू जो हो गया वो माइनस म्यू एम जी डी एस कॉस थीटा। अब समझो यहाँ पर ये डी एस कॉस थीटा कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक है डी एस, इधर दिखाते हैं, ये वाला डी एस है, ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट होगा उसको डी एक्स बोल दे, कितना हो जाएगा? डी एस कॉस थीटा। और इसका इधर वाला कंपोनेंट डी वाई बोल देते हैं, वो कितना होगा? डी एस साइन थीटा, ये ना। तो वहाँ वर्क वाला में देखो तो डी एस कॉस थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? डी एक्स। तो यहाँ डी डब्ल्यू जो हो गया माइनस म्यू एम जी इंटू डी एक्स, ना सॉरी डी एक्स ना, डी एक्स। अब ये बताओ कि इसमें वेरिएबल कौन है? म्यू तो कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन हो गया? डी एक्स। तो अगर ये ब्लॉक बॉटम टू टॉप जाएगा, बॉटम टू टॉप जाएगा तो वर्क निकालना है। तो बॉटम टू टॉप जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर जाएगा? एल। इसका मतलब बॉटम टू टॉप जाने में मान लो इसका वर्क हो रहा है डब्लू, तो इधर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एल। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? डब्लू। लोअर लिमिट डालेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका हो गया माइनस म्यू एम जी, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स, जीरो से एल। तो वर्क डन कितने के बराबर हो जाएगा? लिमिट डालो, माइनस म्यू एम जी, लोअर लिमिट डालने से कितना मिलेगा? तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो गया। इसको याद भी रखना है। कैसे याद रखना है? कभी भी कर्व सरफेस हो या स्ट्रेट पोर्शन हो, अगर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क निकालना होगा तो माइनस म्यू एम जी इंटू एल, एल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा। आया समझ में? चाहे कर्व हो या स्ट्रेट हो। जैसे इस रिजल्ट का यहाँ पर एक एप्लीकेशन समझाते हैं, देखो यहाँ पर समझो। यहाँ पर इस तरह का कर्व सरफेस है, यहाँ पर ब्लॉक है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1 है, और ये कर्व पोर्शन, ये इंक्लाइन पोर्शन के क्रॉसपॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस L1 है, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2 है, और ये L2 है। कहता है कि बॉटम टू टॉप चला जाएगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताओ। तो इफ ब्लॉक मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप देन फाइंड वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क बाय फ्रिक्शन। तो बताओ क्या होगा? बताओ, अभी रिजल्ट याद रखने के लिए बोले ना, क्या होगा? डब्लू बताओ, माइनस म्यू1 एम जी, यहाँ से यहाँ तक गया तो हॉरिजॉन्टल में कितना गया? फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो माइनस एम जी L2, यही हो गया वर्क। तो इसको याद रखने से बार बार इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये दोनों में माइनस एम जी बाहर निकाल लो, म्यू1 L1 प्लस म्यू2 L2। आया समझ में? चलो लिखो यहाँ तक।